हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस 2023 में देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट में है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री मेजर पेपर फर्स्ट के लिए मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। यदि आप क्लास में आए हैं तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिए, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में काफी जटिल सब्जेक्ट होता है, इसलिए आप इसे रटने के भरोसे मत रहिएगा, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि हर क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। पहला प्रश्न है आपका, वसुदेव कुटुंबकम पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। अब यहां प्रश्नों का की पॉइंट क्या है, वसुदेव कुटुंबकम, तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग वसुदेव कुटुंबकम के बारे में जानेंगे और प्रश्नों का आंसर आपको पेपर में कैसे करना है, हम इन टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आंसर में आप एक क्या बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे, जो कि आपका क्या होगा, वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, इस तरीके से आप हेडिंग बनाओगे। अब देखो, यहां पर वसुदेव कुटुंबकम की अगर मैं बात करूं तो वसुदेव में एक शब्द आ जाता है, वह है वसुधा। क्या है भाई साहब, वसुदेव में एक शब्द आता है वसुधा, और कुटुंबकम में एक शब्द आता है कुटुंब। क्या आता है, कुटुंब आता है। हम इन दोनों का अर्थ समझेंगे, हमारे इस प्रश्न का आंसर सरलता के साथ हमारे सामने आ जाएगा। वसुधा का क्या अर्थ होता है, वसुधा जो है यह पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, यह सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची हो गया आपका वसुधा। और कुटुंब का अर्थ क्या होता है, तो कुटुंब जिसका अर्थ होता है परिवार। क्या होता है भाई साहब, कुटुंब का अर्थ होता है परिवार। यानी कि कहने का मतलब समस्त पृथ्वी जो है यह क्या है, तो एक परिवार के रूप में मानना ही क्या कहलाता है, वसुदैव कुटुंबकम कहलाता है। अर्थात हम लोग आंसर में क्या लिखने वाले हैं, आंसर में हम लोग लिखेंगे वसुदैव कुटुंबकम। इस विचार की जो उत्पत्ति है यह किस शब्द से या किस भाषा से आई है, तो संस्कृत भाषा से आई है। इसमें दो शब्द हैं, पहला है आपका वसुधा जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और दूसरा है कुटुंब, कुटुंब जिसका अर्थ होता है परिवार। और ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है संपूर्ण विश्व या संपूर्ण पृथ्वी जो है एक परिवार के रूप में है। अर्थात कहें तो इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्य और जीव जंतु जो है यह एक परिवार का हिस्सा है। आज के परिप्रेक्ष्य में यह अवधारणा प्रासंगिक मानी जाती है। बात करते हैं हम लोग महाउपनिषद की, तो महाउपनिषद के अध्याय 6 में श्लोक नंबर 71 में इसका वर्णन करते हुए बताया गया है। क्या बताया गया है, तो अयं निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांग तु वासुदेव कुटुंबकम। अब इस श्लोक का अर्थ क्या होता है, हम इस श्लोक को समझेंगे। देखिए, कहता है अयंग निजः परोवेति गणना लघु क्या कहते हैं, लघु चेतसाम। यानी कि कहने का मतलब कि यह मेरा बंधु है, यानी कि यह हमारा अपना है, वह हमारा अपना नहीं है, वह हमारा अपना बंधु नहीं है। ऐसा विचार या फिर ऐसा भेदभाव जो है वह कौन रखता है, तो लघु चेतसाम, यानी कि जो छोटी चेतना वाले व्यक्ति होते हैं, जो कम जानकार व्यक्ति होते हैं, एक तरीके से कहें तो छोटी बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, वैसे व्यक्तियों के अंदर जो है ऐसी भावना होती है। उदार चरितानांग तु वासुदेव कुटुंबकम, इसका अर्थ होता है कि उदार चरित्र वाले जो व्यक्ति होते हैं वह संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानते हैं। तो यह है आपका क्या, तो इस प्रश्न का सही आंसर, जिस तरीके से आपको आंसर लिखना है मैंने आपको बता दिया है। पेपर में जब यह प्रश्न आए तो आपको हूबहू ऐसे ही आंसर राइटिंग करनी है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा कि वासुदेव कुटुंबकम क्या है। आइए बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, आपका दूसरा प्रश्न है कि वसुदैव बौद्ध साहित्य पर क्या करें, तो संक्षिप्त टिप्पणी करें। यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। समझेंगे हम लोग बौद्ध साहित्य के बारे में। तो देखिए, बौद्ध साहित्य यानी कि बौद्ध धर्मों की जानकारी जहां से प्राप्त होती है, जिस साहित्य के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, वह एक तरीके से बौद्ध साहित्य के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उसकी शिक्षाओं को विभिन्न ग्रंथों में या फिर विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित करके 3 पिटकों में इसे विभाजित कर दिया गया। वह 3 पिटक जहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए, यह 3 पिटक कौन कौन सा है, तो सबसे पहला है आपका विनय पिटक। विनय पिटक के अंतर्गत बौद्ध साहित्य में क्या बताया गया है, तो इसके अंतर्गत जो है संघ संबंधी नियमों, इसके बाद दैनिक आचार विचार,
इसके बाद विधियों निषेध का संग्रह, इन सभी चीजों का वर्णन जो है कहां पर किया गया है, तो बौद्ध साहित्य के विनय पिटक में किया गया है। इस विनय पिटक की अगर मैं बात करूं तो इसका संकलन किसके द्वारा किया गया, तो बौद्ध के एक शिष्य जिसका नाम था उपाली, बौद्ध के एक शिष्य जिसका नाम क्या था, उपाली, जिसके द्वारा विनय पिटक का क्या किया गया, संकलन किया गया। तो यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया, तो आप कहोगे बौद्ध शिष्य उपाली के द्वारा किया गया। इस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो आप लोग इसे अंडरलाइन करके जरूर नोट करिएगा और विनय पिटक के बारे में समझिएगा कि इसमें संघ संबंधी नियम, दैनिक आचार विचारों और विधि निषेधों का संग्रह किया गया है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो वह है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के अंतर्गत किसका वर्णन किया गया है, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश के संग्रहों का वर्णन कहां पर किया गया है, सुत्त पिटक में किया गया है। और इस सुत्त पिटक का जो संकलन है यह किसके द्वारा, तो बौद्ध के एक शिष्य जिसका नाम था आनंद, और इस आनंद ने क्या किया था, तो सुत्त पिटक का संकलन किया था, यानी कि सुत्त पिटक एक तरीके से निर्माण करी थी। आगे बात करेंगे तीसरा क्या है, तो तीसरा जो है भाई साहब वह है आपका अभिधम पिटक। यह जो अभिधम पिटक है भाई साहब, यह प्रश्नोत्तर रूप में है और इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिकों के सिद्धांतों के बारे में चर्चा किया गया है। तो ये 3 पिटक जो है आपको अच्छे से याद रखना है, जहां से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आगे बात करेंगे क्या इतने ही बौद्ध साहित्य हैं, नहीं, इन 3 पिटकों के साथ साथ और भी कई सारे साहित्यिक ग्रंथ हैं जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ और भी ग्रंथ को हम लोग देखेंगे जो कि क्या है, वह है जातक। जानते हैं हम लोग जातक के बारे में, तो कहा जाता है कि जातक जो है जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित, यानी कि गौतम बुद्ध जो जन्म लिए थे उसका पूर्व जन्म भी रहा होगा, किसी ना किसी रूप में तो उसका पूर्व जन्म रहा होगा। तो उसी पूर्व जन्म के बारे में जो है 549 कथाओं को संकलित किया गया है। किसके अंतर्गत, जातक के अंतर्गत। अब यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित ग्रंथ कौन सा है, तो आप कहोगे सर वह है जातक। चलिए बात करते हैं अगला ग्रंथ कौन सा है, वह है दीपवंश एवं महावंश। दीपवंश एवं महावंश ग्रंथ में जो है किसका वर्णन किया गया है, तो सिंहल या फिर जिसे हम लोग लंका कह सकते हैं। ठीक है, सिंहल के इतिहासों का वर्णन कहां पर मिलता है, तो दीपवंश या महावंश में। चलिए आगे बात करेंगे। तीसरा ग्रंथ आगे और याद रखिएगा, वह क्या है, तो मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो की बात करें तो इसमें नागसेन कृत मिलिंद पन्हो ने यूनानी राजा, ठीक है, यूनानी एक राजा थे जिसका नाम क्या था, तो मिनांडर, और नागसेन के वाद विवादों का वर्णन मिलता है। इसके बाद आगे याद रखेंगे वह आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में जो है गुप्त सम्राटों का वर्णन किया गया है। तो ये सभी आपके बौद्ध साहित्य हैं। अब छोटा सा परिचय करना था, छोटा सा टिप्पणी करना था, तो इसी तरीके से आपको करना है, हेडिंग बनाना है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के बारे में आपको छोटा सा एक बेसिक परिचय देते हुए इसे पिटक पर ले जाना है। पिटक कितने, तो 3 पिटक है, त्रिपिटक जिसे हम लोग कहते हैं। कौन कौन सा, विनय पिटक, सुत्त पिटक और इसके बाद अभिधम पिटक। इसमें किसका वर्णन किया गया है, इसको संकलित किसके द्वारा किया गया, इसके बारे में चर्चा करनी है। इसके बाद हम लोग भाई साहब, इसके बाद कुछ और भी अन्य त्रिपिटक के अतिरिक्त जो है और भी बौद्ध साहित्य है, उन बौद्ध साहित्यों के बारे में बताएंगे, जैसे कि जातक हो गया, दीपवंश महावंश हो गया, मिलिंद पन्हो हो गया, इसके बाद आर्य मंजूश्री मूलकल्प हो गया। इसके बाद बात करेंगे। चलिए उम्मीद करता हूं आपको यह भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आती है तो आप लोगों को एक छोटा सा ही तो काम करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना है कि हमारी क्लास आपको कैसी लगती है। आइए बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्नों का। देखिए तीसरे प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न है आपका, पुराण पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस ये भी है और ये निश्चित पूछा जाने वाला प्रश्न है। बात कर लेते हैं हम लोग पुराण की। समझिएगा जरा ध्यान से। पुराण, देखो पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। क्या होता है, प्राचीन, यानी कि भाई साहब काफी पहले की घटना, काफी पुरानी घटना। ये चीजें आपको समझ में आ गई। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्राचीन होता है। अब इस पुराण के अंतर्गत जो है इसमें किसका किसका वर्णन मिलता है, तो देखिए पुराण की बात करें तो इसमें विषयों की कोई सीमा नहीं है, बहुत सारी चीजों का इसमें वर्णन मिलता है। जैसे कि बात करूं तो इसमें प्राचीन कथानक का वर्णन मिलता है, वंशावली का वर्णन मिलता है, इतिहासों का वर्णन मिलता है, भूगोल का वर्णन मिलता है, चिकित्सा खगोल शास्त्र का वर्णन मिलता है, इसके बाद व्याकरण का, हास्य व्यंग का, प्रेम कथा का, इसके साथ साथ धर्मशास्त्र और दर्शनों का भी उल्लेख आपको पुराण में देखने को मिल जाते हैं।
पुराण जो है भाई साहब, इसमें सृष्टि के प्रारंभ से लेकर, यानी कि ये जो सृष्टि है जिसका प्रारंभ जहां से हुआ था वहां से लेकर अंत तक का वर्णन किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी एक व्यक्तिगत विशेष विषयों का चर्चा नहीं किया गया है, इसमें विषयों की कोई भी सीमा नहीं है। पुराणों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो कुल पुराणों की संख्या 18 है। यह ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखिएगा, आपसे पूछी जा सकती है पुराणों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 18। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पुराण जैसे कि आपके मत्स्य पुराण हो गए, मार्कंडे पुराण हो गए, इसके बाद भविष्य भागवत पुराण हो गया, ब्राह्मण पुराण हो गया। इस तरीके से जो है कुछ पुराणों के नाम यहां पर हमने ऐड करा है। आप भी इस तरीके से क्या करोगे, ऐड कर दोगे। कुछ विद्वानों के निष्कर्ष से यह पता चलता है कि पुराण का जो आधुनिक रूप है वह गुप्त काल में संपादित किया गया है। कुछ विद्वानों के द्वारा ऐसा बताया गया कि पुराण जो है जिसका आधुनिक रूप जो है वह किस काल में संपादित किया गया है, तो गुप्त काल में संपादित किया गया है। जैसे कि बात करते हैं विष्णु पुराण की, तो विष्णु पुराण में किसका वर्णन मिलता है, तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश के इतिहास का वर्णन मिलता है। ठीक है, मत्स्य पुराण में किसका, तो आंध्र वंश के इतिहास का वर्णन आपको मत्स्य पुराण में देखने को मिल जाएगा। वायु पुराण, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण पुराण हैं, इसलिए मैंने यहां पर ऐड कर दिया है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश का जो इतिहास है वह किस पुराण में मिलता है, विष्णु पुराण में मिलता है। आंध्र वंश का इतिहास तो मत्स्य पुराण में मिलता है, और वायु पुराण में किसका वर्णन मिलता है, तो आप कहोगे कि गुप्त साम्राज्य एवं चंद्रगुप्त प्रथम का उल्लेख जो है यह आपको वायु पुराण में देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से जो 18 पुराण हैं इसमें किसी न किसी चीजों के बारे में, किसी न किसी घटनाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। आपको पूरी नहीं पढ़नी है क्योंकि यहां पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, तो हमें शॉर्ट टाइप के आधार पर ही आंसर राइटिंग करनी है। बात कर लेते हैं ये 3 प्रश्न, आपको उम्मीद है कि अच्छे तरीके से मैं समझा पाया होगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आई है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना है ताकि आपको क्या हो सके, तो अच्छे तरीके से समझ में आ सके, और सुनते रहिएगा जिससे याद भी होती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ब्राह्मी लिपि पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन से जरूर कवर कर लीजिएगा। बात करते हैं हम लोग ब्राह्मी लिपि की, तो हेडिंग बनाएंगे हम लोग आंसर में ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी लिपि जो है एक बहुत ही प्राचीन लिपि मानी जाती है, लेकिन अगर मैं बात करूं आधुनिक युग में, तो आधुनिक युग में सन 1837 ईस्वी में इसे पहली बार पढ़ा गया था। किसके द्वारा पढ़ा गया, तो आप कहोगे सर पहली बार जो है इसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जिसका नाम था जेम्स प्रिसेप, क्या नाम था, जेम्स प्रिसेप, इसने आधुनिक युग में सन 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। यह जो लिपि है ब्राह्मी लिपि, जितनी भी भारत में लिपियां हैं उसमें से अधिकांश लिपियों की विकास का जननी माना जाता है, यानी कि यहीं से जो है भारत में अधिकांश लिपियां जो है, जो भी लिपियां हैं वह यहीं से जन्म होती है। इसका प्रयोग जो है कहां देखा जाता है, तो सम्राट अशोक के लेखों में देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, ब्राह्मी लिपि जो है यह 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 350 ईसा पूर्व तक अगर बात करें तो यह केवल और केवल एक ही रूप में मिलता था, लेकिन 350 ईसा पूर्व के बाद जो है इसका विभाजन होने को देखा गया। विभाजन इसका 2 भागों में हो गया, पहला था उत्तरी धारा और दूसरा क्या था, तो दूसरा था दक्षिणी धारा। इस धाराओं के अंतर्गत कुछ लिपियां विकसित होकर आई, वह कौन कौन सी लिपियां थी, तो देखिए ब्राह्मी लिपि जो है इसकी उत्तरी धाराओं में कुछ लिपियां, जो कि कौन कौन सी लिपि थी, गुप्त लिपि थी। ये याद करने वाला पॉइंट जिसको मैं यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ब्राह्मी लिपि के उत्तरी धारा में गुप्त लिपियों को रखा गया, कुटिल लिपि को रखा गया, शारदा लिपि को, और इसके साथ ही देवनागरी लिपि जो कि हिंदी की सबसे प्रमुख लिपियां मानी जाती है। इन देवनागरी लिपि को भाई साहब क्या है, तो ये किसमें रखा गया, ब्राह्मी लिपि के उत्तरी धारा में रखा गया। इसके साथ साथ ब्राह्मी लिपि के दक्षिणी धारा में तेलुगु लिपि को रखा गया, कन्नड़ लिपि को रखा गया, तमिल लिपि को रखा गया। इसके साथ कलिंग, ग्रंथ, मध्य देशी और पश्चिमी लिपि को कहां रखा गया, तो ब्राह्मी लिपि के दक्षिणी धारा में रखा गया था। और एक और पॉइंट्स याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि को कैसे लिखा जाता था, तो ब्राह्मी लिपि को जो लिखने की कला थी वह बाईं से दाईं की ओर लिखा जाता था। याद रखेंगे ब्राह्मी लिपि कैसे लिखा जाता था, तो बाईं दिशा से शुरू होकर दाईं दिशा की ओर लिखने का काम ब्राह्मी लिपि में किया जाता था। तो यह कुल बेसिक जानकारी थी, इतना ही जानकारी आपको शॉर्ट नोट्स में उपलब्ध कराना है। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ध्यान से। देखिए ब्राह्मी लिपि की बात करें तो यह काफी प्राचीन लिपि मानी जाती है, जिसे आधुनिक युग में 1837 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जेम्स प्रिंसेस के द्वारा क्या किया गया,
तो पढ़ा गया। यह लिपि अधिकांश लिपियों की क्या मानी जाती है, भारत के अंतर्गत अधिकांश लिपियों की जननी मानी जाती है, जिसका प्रथम प्रयोग जो है सम्राट अशोक के अभिलेख में देखने को मिलता है। 5वीं सदी से लेकर, ठीक है, 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 350 ईसा पूर्व तक जो है इसका एक ही भाग मिलता था, लेकिन इसके बाद जो है यह दो भागों में विभाजित हो गया, उत्तरी और दक्षिणी धारा में। उत्तरी धारा के अंतर्गत कुछ लिपियों को रखा गया जो कि गुप्त लिपि थी, कुटिल लिपि थी, शारदा और देवनागरी लिपि थी। दक्षिणी धारा में तेलुगु को रखा गया, कन्नड़ को, तमिल को, कलिंग को, इस तरीके से जो है कुछ लिपियों को दक्षिणी धारा में रखा गया और इस लिपि को बाएं से दाएं के दिशा में लिखा जाता था। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रही है तो बस सेशन को एक प्यारा सा लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लगती है। बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। 5वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 5वां नंबर प्रश्न है आपका, क्वेश्चन कहता है खरोष्ठी लिपि पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। जैसे कि मैंने आपको ब्राह्मी लिपि के बारे में बताया है, सेम प्रकार से हम लोग खरोष्ठी लिपि के बारे में भी जानेंगे। देखिए खरोष्ठी लिपि भी काफी प्राचीन लिपि मानी जाती है और इस लिपि का भी जो अध्ययन है यह सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था आधुनिक युग में, तो वह जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही किया गया था, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक माने जाते हैं, जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने ही पहली बार जो है आधुनिक युग में किन किन लिपियों को, तो ब्राह्मी लिपि को और इसके साथ साथ ही खरोष्ठी लिपि को भी पढ़ा था, यानी कि अध्ययन किया था। ठीक है, बात करते हैं खरोष्ठी लिपि की। तो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित होने वाली ये लिपियां दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको ब्राह्मी में बताया, ब्राह्मी लिपि कहां से, तो बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। लेकिन खरोष्ठी लिपि जो है यह कैसे लिखा जाता है, तो आप कहोगे सर दाएं से बाएं लिखा जाता है। इसके साथ साथ देखिए आपको याद रखना है कि खरोष्ठी लिपि का जो उद्गम है यह कैसे होता है, तो इसका उद्गम जो है विदेशी लिपियों से होता है। विदेशी लिपियां कौन कौन सी है, तो वह लिपियां हैं अरामाइक और इसके बाद है सीरियाई लिपि। इन दोनों लिपियों से आपका जो है खरोष्ठी लिपि विकसित हुआ माना जाता है। इस लिपियों में कुल 37 वर्ण यानी कि अक्षर, ठीक है। तो इस वर्ण में इस लिपियों में जो है कुल 37 वर्णों का वर्णन मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजों का अभाव भी देखने को मिलता है। इस लिपि में कौन कौन सी चीजों का अभाव देखने को मिलता है, तो 37 वर्ण तो है इसमें, लेकिन स्वरों का काफी ज्यादा अभाव देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ही मात्राओं का भी इस लिपि में अभाव देखने को मिलता है और संयुक्त वर्णों का, देखिए संयुक्त वर्ण क्या होता है, जैसे कि आप लिखते हो अक्ष, क्या लिखते हो अक्ष, ये क्या है, संयुक्त वर्ण है। कैसे बना है यह, तो यह बना हुआ है भाई साहब क और स से। किससे बना हुआ है, क और स से मिलकर अक्ष बना हुआ है। तो जब दो या अधिक वर्णों से मिलकर कोई चीजें बनती है, कोई वर्ण बनता है, तो उसे हम लोग संयुक्त वर्ण कहते हैं, संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो ये इन तरह के अक्षरों का भी खरोष्ठी लिपि में क्या देखने को मिला था, कमी देखने को मिला था। अब बात आती है कि खरोष्ठी लिपि का प्रमाण हमें कहां से मिलता है, तो खरोष्ठी लिपि का प्रमाण जो है यह सम्राट अशोक के शहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो कि पाकिस्तान में है, इन अभिलेखों से क्या मिलता है, तो खरोष्ठी लिपि का प्रमाण मिलता है। खरोष्ठी लिपि का उपयोग कहां कहां पर हुआ, तो खरोष्ठी लिपि का जो उपयोग है यह कहां पर, तो बैक्ट्रिया में किया गया, इसके बाद कृषाण युग साम्राज्य में किया गया, इसके बाद कहा जाए तो सुगडिया और मिल्क रोड में जो है इसका उपयोग देखने को मिलता है। और इन्हीं उपयोगों से इसके साक्ष्य के बारे में भी पता चलता है। साक्ष्य यह बताता है कि यह जो लिपि है यह 7वीं शताब्दी तक खोतान और नीमा इन दोनों शहरों में पाया जाता था। इस तरीके से आपको खरोष्ठी लिपि के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करानी है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आज की क्लास का अगला प्रश्न है आपका पाली लिपि से संबंधित। पाली लिपि क्या कहती है, जरा इसको समझिएगा। देखिए पाली लिपि जो है यह उत्तर भारत के लोगों की भाषा मानी जाती है, जो पूर्व में बिहार से, ठीक है, पूर्व में बिहार से और इसके बाद कहे तो पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान, इसके साथ साथ उत्तर में नेपाल, उत्तर प्रदेश और दक्षिण में मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पर बोली जाने वाली लिपि कौन सी है, तो पाली लिपि है। पाली लिपि का जो है विशेषता अध्ययन आपको बौद्ध धर्मों में देखने को मिला था। मैंने आपको पिछली क्लास में बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था त्रिपिटक। देखिए त्रिपिटक के अंतर्गत मैंने आपको 3 पिटकों के बारे में बताया था और इन 3 पिटकों को किस भाषा में लिखा गया था, तो वह पाली भाषा में ही लिखा गया था। और यह जो भाषा है यह हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार का ही एक बोला जाने वाला भाषा है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से सम्राट अशोक के पुत्र कौन थे, तो जिसका नाम था कुमार महेंद्र। क्या नाम था, सम्राट अशोक का पुत्र जिसका नाम था कुमार महेंद्र। इन्होंने
त्रिपिटकों के साथ लंका गया, जहां पर दृगामणि के संरक्षण में थेरवाद का त्रिपिटक लिपिबद्ध हुआ था। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी मानी जाती है, तो भारत का प्रथम देश भाषा पाली लिपि को ही माना जाता है। पाली लिपि के प्रसिद्ध वैयाकरण, वैयाकरण किसको कहते हैं समझिएगा, वैयाकरण हम लोग कहते हैं व्याकरण जानने वाले को। एक व्याकरण के जानकार जिसका नाम था कचायन, कचायन ने बताया कि इस पाली लिपि में 41 ध्वनियां हैं। इसके साथ साथ मुगलायन के द्वारा भी बताया गया, ये भी एक व्याकरण ही थे, व्याकरण जानकार थे, व्याकरण को जानने वाले थे। इन्होंने बताया कि पाली लिपि में 43 ध्वनियां हैं। तो सभी व्याकरण क्या कहते हैं वैयाकरणों का क्या था, तो अलग अलग मत था। जैसे कि कचायन ने बताया कि पाली लिपि में 41 ध्वनियां हैं। इसके बाद मुगलायन ने बताया कि इसमें 43 ध्वनियां हैं। इसके साथ साथ कचायन के अनुसार पाली भाषा में जो है या पाली लिपि में जो है 8 स्वर और 33 व्यंजन वर्णित है। और मुगलायन ने बताया कि इसमें 10 स्तर यानी कि 10 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। इस तरीके के मत जो हैं अनेक वैयाकरणों के थे। तो इस तरीके से आप इसे वर्णित कर सकते हैं। आगे बात करेंगे अगला प्रश्न क्या है। तो आपका अगला नंबर प्रश्न जो कि आज के इस क्लास का आखिरी प्रश्न होगा। क्वेश्चंस कहता है प्राकृतिक लिपि पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। प्राकृत लिपि क्या है इसको समझिएगा। ये सभी के सभी लिपियां आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का पूछे जाएंगे। अब समझते हैं हम लोग प्राकृतिक लिपि को। तो प्राकृतिक लिपि जो है यह भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई थी उसे जो है किस नाम से जाना जाता था, तो एक सामान्य रूप में प्राकृत लिपि के रूप में जाना जाता था। जन साधारण की बोलचाल की भाषा के लिए जिसका प्रयोग किया गया और पहली प्राकृत अथवा इसे पाली भाषा कहा गया। इस तरीके से हम लोग प्राकृत लिपियों को जानते हैं। प्राकृत लिपि का साक्ष्य कहां से देखने को मिलता है, तो प्राकृत लिपि का जो साक्ष्य है यह ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि से देखने को मिलता है। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी और खरोष्ठी नामक 2 लिपियां मिलती है। इसी को कतिपय भाषा वैज्ञानिक जो हैं यह पहली प्राकृत कहकर पुकारते हैं। यानी कि इन्हीं दोनों को मिलाकर जो है आपका प्राकृत भाषा या प्राकृत लिपि बनी हुई है। इस भाषा का या इस लिपि का जो काल माना जाता है वह क्या है, तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व तक जो है यह किस लिपि का काल माना जाता है, तो प्राकृत लिपि का काल माना जाता है। प्राकृत वैयाकरणों में जो है प्राकृत वैयाकरणों में सर्वप्रथम नाम किसका आता है, तो वररुचि का आता है। वररुचि जो कि एक व्याकरण जानकार थे और इसके द्वारा जो है सर्वप्रथम प्राकृत प्रकाश का जो है नामकरण किया गया। और इसके व्याकरण में 12 परिच्छेद थे। किसके व्याकरण में, वररुचि के व्याकरण में। और इन 12 परिच्छेदों में इन्होंने क्या किया, तो प्राकृत प्रकाश नामक जो है ग्रंथ में इसे प्राकृत भाषाओं को 4 भागों में बांटा। पहला था महाराष्ट्री भाषा, इसके बाद था पैसाची भाषा, इसके बाद मगधी और इसके बाद था सौरसेनी भाषा। ये 4 भाषा किसके द्वारा विभाजित किया गया, तो वररुचि के द्वारा। और यह किसका विभाजन था, तो आप कहोगे सर प्राकृत लिपि का। किसका विभाजन था, प्राकृत लिपि का, जिन्हें वररुचि ने क्या किया था, तो अपने अनुच्छेद में अपने परिच्छेद में 4 भागों में बांटकर बताया है। इसके साथ ही महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा को क्या किया, तो अर्ध मगधी के रूप में अपना उपदेश दिया था। अपना जो उपदेश महावीर स्वामी दिए थे यह किस भाषा में दिए थे, तो प्राकृत लिपि में ही, प्राकृत भाषा में ही दिया था, जो कि एक तरीके से कहे तो यह अर्ध मगधी भाषा थी। तो इस तरीके से आप लोग प्राकृत भाषा या प्राकृत लिपि के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। समझिएगा जरा ध्यान से, की पॉइंट है क्वेश्चंस का। भारतीय संस्कृति, देखिए भारत की जो संस्कृति है यह किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा है। इसलिए मोहताज नहीं रहा है क्योंकि भारत की जो संस्कृति है यह संपूर्ण विश्व में सबसे सुदृढ़ या फिर कहें तो सबसे समृद्ध संस्कृति मानी जाती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए विश्व के अंतर्गत जो है काफी सारे देश हैं और इन सभी देशों में जो है इनकी संस्कृतियां समय के साथ बदलती हुई नजर आई है, लेकिन भारत की जो संस्कृति है यह आदिकाल से ही निरंतरता बनाई हुई है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। अन्य देशों की संस्कृतियां तो समय की धारा के साथ नष्ट हो रही है, परंतु भारत की संस्कृति आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ जीवंत बनी हुई है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर भारत की संस्कृति की जो विशेषताएं हैं वह क्या है।
क्योंकि क्वेश्चंस ने कहा है भारत की संस्कृति की विशेषता को बताइए, तो हम लोग विशेषता पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारत की जो संस्कृति है भाई साहब, इसका प्राचीन साक्ष्य हमें भीमबेटका से मिलता है। भीमबेटका की चित्रांकन से जो है हमें किसका साक्ष्य मिलता है, तो भारत की प्राचीन संस्कृतियों का। और जब हम उसे वर्तमान में विद्यमान जो हमारी संस्कृति है उससे मैच करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा पता चलता है कि भारत की जो आदिकाल की संस्कृति थी वह संस्कृति आज भी विद्यमान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों के बाद भी अपने मूल स्वरूप में जीवंत है और इसकी निरंतरता को यह दर्शाती है। फिर यदि मैं इसकी दूसरी विशेषता और सबसे प्रमुख विशेषता की अगर मैं बात करूं, तो भारत की संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता रही है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम पर मैंने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मैंने आपको कल बताया था। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको वसुधैव कुटुंबकम के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ सके। लेकिन मोटे तौर पर मैं बात करूं तो वसुधैव कुटुंबकम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सारा विश्व ही एक परिवार है, और हमेशा से भारत की जो संस्कृति है इसका वैश्विक दृष्टिकोण रहा है वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि यह हमेशा से संपूर्ण विश्व को अपना एक परिवार मानता आया है। और वर्तमान में भी यह अवधारणा जो है यह विकसित है, और वर्तमान में भी हम इस पर विश्वास किया करते हैं और संपूर्ण विश्व को अपना एक परिवार के रूप में मानते हैं। आगे इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो भारतीय संस्कृति का प्रधान गुण जो है वह भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों के साथ लेकर चलना है। तो ये कुल विशेषताएं रही है भारतीय संस्कृति की। और भी कई सारी विशेषताएं हैं, लेकिन ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, इसलिए हम लोग बस इतना डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस मात्र 5 नंबर के ही पूछे जाएंगे आपसे, तो इतना आप कर दोगे तो बस 5 में से कम 4 नंबर तो आपको पूरे मिलने वाले हैं। वहीं अगर बेहतरीन हैंडराइटिंग के साथ लिख देते हो तो आपको पूरे के पूरे मार्क मिलेंगे, इसकी पूरी गारंटी मैं देता हूं। तो उम्मीद करता हूं भारत की संस्कृति के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर भारत की संस्कृति की विशेषता क्या है। अब आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, समझिएगा जरा ध्यान से। अगला नंबर प्रश्न है जीवक कौन था। तो जीवक के बारे में समझते हैं। देखिए, जीवक एक आयुर्वेदाचार्य थे, और इसकी सबसे बड़ी जो है विशेषता यहां से मिलती है। इसका सबसे बड़ा जो परिचय है यह कहां से मिलता है, तो वह राजा बिंबिसार के दरबार से मिलता है, क्योंकि राजा बिंबिसार के दरबार का यह राजवैद्य हुआ करते थे। प्राचीन भारत के ये प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। देखिए, इनके जन्म के संबंध में ऐसा माना जाता है, जो कि महावंग के द्वारा बताया गया है। महावंग ने बताया कि जीवक का जो जन्म है यह राजगृह के सालावती नामक एक बेश्या के परिवार में हुआ था। अब देखिए यहां पर क्या होता है, तो सामाजिक आलोचनाओं के कारण यह सालावती क्या करती है, तो जीवक को जंगलों में फेंक देती है। जंगलों में जब फेंक देती है, इसे छोड़ देती है, तो जीवक जो है यह किसको मिल जाता है, तो बिंबिसार का पुत्र जिसका नाम था क्या, तो जिसका नाम था अभय, उसे यह मिल जाता है। अभय क्या करता है, इसे अपने राज दरबार में ले आता है और उसका लालन पालन करता है। ठीक है, लालन पालन करने के उपरांत जो है इसका नाम रखा जाता है जीवक। क्या नाम रखा जाता है, जीवक। अब जैसे जैसे ये बड़ा होता गया तो राज दरबार में ही क्या होती है, राजगृह में ही इसका जो है प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होता है, और प्रारंभिक शिक्षा ये कहां से पूर्ण करते हैं, तो राजगृह से ही करते हैं। बात आती है अब उच्च शिक्षा की, तो उच्च शिक्षा के लिए इसे क्या कहां भेज दिया जाता है, तो राजकुमार के द्वारा इसे तक्षशिला भेज दिया जाता है। तक्षशिला में कितने वर्षों तक, तो 7 वर्षों तक चिकित्सा शास्त्र पर काफी गहन अध्ययन करता है, जहां पर इनके गुरु कौन हुआ करते हैं, तो अत्रेय। इसलिए याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जीवक के गुरु का नाम, या फिर जीवक किसका शिष्य था, तो आप कहोगे अत्रेय का शिष्य था, जिन्होंने 7 वर्षों तक इसे चिकित्सा शास्त्र में काफी निपुणता प्रदान किया। विशेषता अगर मैं बात करूं जीवक की, तो जीवक की सबसे प्रमुख विशेषता रही है कि वह एक बाल रोग विशेषज्ञ थे। इसकी संपूर्ण जानकारी जो है आपको व्यापक जानकारी, या फिर कहे तो जीवक की जो चिकित्सा शास्त्र की व्यापक प्रशंसा आपको कहां से देखने को मिलती है, तो वह बौद्ध ग्रंथों से देखने को मिलती है। और इसके द्वारा कुछ कीर्तिमान भी रचे गए, इसके द्वारा कुछ कार्य भी, महत्वपूर्ण कार्य किए गए। वह क्या था, तो मगध नरेश जिसका नाम था बिंबिसार, बिंबिसार को भगंदर रोग था। ठीक है, इस भगंदर रोग का इलाज भी किसने किया था, तो जीवक ने ही किया था। इसका विवरण भी आपको अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। तो भाई साहब यह इसकी प्रमुख विशेषता रही है। इतना ही नहीं, अवंती के राजा जिसका नाम था प्रद्योत, प्रद्योत को पीलिया रोग था, जिसको हम लोग पांडु रोग कहते हैं। पांडु रोग भी किसके द्वारा ठीक किया गया था, तो ये जीवक के द्वारा ही सही किया गया था। तो ये प्रमुख विशेषताएं रही है किसकी, जीवक की। तो इस प्रकार से आप जीवक का व्यक्तिगत परिचय कर सकते हैं, जो कि शॉर्ट नोट्स की तरह लिखना है। आप लोगों को ऐसे ही पेपर में बनाकर लिखना है। इसकी अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना है,
टेलीग्राम पर जाना है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप इसका पीडीएफ नोट्स जो है आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। topperguruji.com जब आप सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा, वहां पर बीए के सेक्शंस में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़कर इस पीडीएफ नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला प्रश्न भाई साहब किससे संबंधित है, तो वह है बराह मिहिर से संबंधित। बराह मिहिर का जीवन परिचय भी काफी ज्यादा रोचक है, क्योंकि ये प्रसिद्ध गणितज्ञ के रूप में जाने जाते हैं और ज्योतिष भी थे। ठीक है, बात करते हैं बराह मिहिर की। तो इनका जन्म जो है 500 ईसा पूर्व में, वैसे तो कहे तो 5वीं सदी के आसपास माना जाता है। 505 ईस्वी में जो है उज्जैन के कापिथ्य नामक गांव में हुआ था। वे ज्योतिष एवं गणित के प्रख्यात विद्वान माने जाते थे। बराह मिहिर की अगर मैं बात करूं तो पूर्व मध्यकालीन युग में जो है यह खगोल विद्वानों में से एक माना जाता था। इन्होंने अपने ग्रंथ बृहज्जातक में ग्रहों और नक्षत्रों का वैज्ञानिक ढंग से विवेचना किया है। इसके साथ साथ इन्होंने बृहज्जातक में क्या किया है, तो भाई साहब बृहज्जातक की रचना जो है उज्जैनी में रहकर ही किया था। बृहज्जातक की रचना कहां पर किया था, तो उज्जैनी में रहकर किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बृहज्जातक किसकी रचना है, तो आप कहोगे बराह मिहिर की रचना है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। उन 9 रत्नों में एक रत्न जिसमें भाई साहब बराह मिहिर भी शामिल था। इन्होंने बृहत संहिता, लघु जातक, विवाह पटल, योग यात्रा और समास संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। ये सभी ऑब्जेक्टिव में काम आ सकते हैं, इसलिए जरूर इसको याद रखिएगा। जैसे पूछ लिया जाए कि बृहत संहिता किसकी रचना है, तो बराह मिहिर की रचना है। लघु जातक किसकी रचना है, तो बराह मिहिर की रचना है। विवाह पटल किसकी रचना है, तो यह भी बराह मिहिर की। और योग यात्रा किसकी रचना है, बराह मिहिर की रचना है। तो ये सभी प्रमुख ग्रंथों की रचना किसके द्वारा किया गया था, बराह मिहिर के द्वारा किया गया था। बराह मिहिर ने 3 शाखाओं पर ग्रंथों की रचना की थी। वह 3 शाखा क्या था, तो पहला था तंत्र, इसके बाद जातक और इसके बाद संहिता। इन 3 शाखाओं में इसकी रचनाएं जो है यह देखने को मिलती है। इनकी रचना जो है बृहत संहिता, इसके जो है 14वें अध्याय में भारतीय भूगोल का दीर्घ दर्शन मिलता है। ये चीजों को याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि बृहत संहिता के किस अध्याय में जो है भारतीय भूगोल का दिग्दर्शन मिलता है। बराह मिहिर की रचना बृहत संहिता में 14वें अध्याय में भारतीय भूगोल का एक बहुत ही सुदृढ़ परिचय देखने को मिलता है, सुदृढ़ अध्ययन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप बराह मिहिर का परिचय कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न होगा आपका आर्यभट्ट से संबंधित प्रश्न कहता है कि आर्यभट्ट का संक्षिप्त परिचय करें। भाई किस आधार पर आप आर्यभट्ट का परिचय करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। आर्यभट्ट जो कि एक परिचय का मोहताज नहीं रहा है। आर्यभट्ट काफी चर्चित रहे हैं किस क्षेत्र में, तो खगोल शास्त्र के क्षेत्र में। भारतीय खगोल शास्त्रियों में आर्यभट्ट का उल्लेखनीय स्थान रहा है। इनका जन्म पाटलिपुत्र में लगभग 476 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 476 ईस्वी में। कहां हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे आर्यभट्ट के बारे में। तो इसका प्रमुख पुस्तक जिसका नाम था आर्यभट्टियम, क्या नाम था, आर्यभट्टियम नाम था। और यह खगोल शास्त्र से संबंधित था। किससे संबंधित था, खगोल शास्त्र से संबंधित था आर्यभट्टियम, जो कि किसके द्वारा लिखा गया, आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। ज्योतिष पर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले आर्यभट्ट प्राचीनतम ज्ञात व्यक्ति रहे थे। उन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांडीय गतिविधियों का केंद्र सूर्य को माना और कहा कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी जो है कि गतिशील है। पृथ्वी जो है यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह उन्होंने बताया। सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा और अन्य ग्रह क्या होते हैं, तो प्रकाशित होते हैं। यह सभी स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, तो यह सभी स्टेटमेंट आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। उन्होंने और भी कुछ बताया। और क्या बताया था भाई साहब, तो उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण का कारण ग्रहों की गतिविधियों को माना है। यानी कि सूर्य ग्रहण जो लगती है और चंद्र ग्रहण जो लगती है, आर्यभट्ट का ऐसा मानना था यह ग्रहों की गतिविधियों के कारण लगता है। आर्यभट्ट के पश्चात उनके शिष्य निशंक, पांडुरंग स्वामी और लाटदेव जैसे विद्वानों ने उनके सिद्धांतों को क्या किया था, तो प्रचार प्रसार किया था। सर्वाधिक रूप से बात करी जाए तो सर्वाधिक प्रसिद्ध लाटदेव ने पोलिस तथा रोमांच सिद्धांतों की व्याख्या प्रस्तुत की और वह
सर्व सिद्धांत गुरु के नाम से विख्यात हो गए। तो ये कुल परिचय था आर्यभट्ट का। किसका परिचय था भाई साहब? आर्यभट्ट का परिचय था, जिनका जन्म 476 ईस्वी में कहां हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। खगोल शास्त्र से संबंधित थे। इसके बाद उन्होंने काफी सारे ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिस तरीके से उन्होंने आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी जो कि खगोल शास्त्र से संबंधित था। इसके बाद उन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने ब्रह्मांड की गतिविधियों के बारे में बताया, सूर्य और ग्रह के बारे में बताया। इस तरीके से अगर बात कर लिया जाए तो उन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पर भी अपना फोकस दिया और उन्होंने बताया कि ग्रहों की गतिविधियों के कारण ऐसा होता है। इन सभी सिद्धांतों का जो है विशेष रूप से अध्ययन या फिर विशेष प्रचार प्रसार जो है इनके कुछ शिष्य थे, जिसका नाम था निशंक, पांडुरंग स्वामी और लाटदेव। इन सभी विद्वानों के द्वारा किया गया, जिसमें लाटदेव जो है भाई साहब काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहे और उन्हें अंततः जो है सर्व सिद्धांत गुरु के नाम से जाना गया। ठीक है, तो कुल ये जानकारी थी आपके किससे संबंधित? तो ये आर्यभट्ट से संबंधित था। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संस्कृति में रामायण की क्या भूमिका या महत्व है? इस पर आपको क्या करना है? एक संक्षिप्त टिप्पणी करना है। ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसका आंसर समझने की कोशिश करते हैं और पेपर में हमें कैसे लिखना है इसको जानते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में काफी डिटेल से बताया था कि भारत की संस्कृति कैसी है, भारत की संस्कृति को विश्व भर में किस रूप में देखा जाता है, क्या अपना महत्व रखती है विश्व भर में भारतीय संस्कृति, इन सभी के बारे में डिटेल से बताया था। क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। आइए आज हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में रामायण की क्या भूमिका रही है। तो देखिए, रामायण की अगर मैं बात करूं तो रामायण में 2 पहलू हैं। वह 2 पहलू कौन कौन सा है? तो एक है भाई साहब राम और दूसरा है रावण। और ये दोनों ही किसको उजागर करने का प्रयास करती है? तो भारतीय संस्कृति को उजागर करने का प्रयास करती है। संस्कृति कौन सी? तो आर्य संस्कृति। देखिए, आर्य संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो राम भाई साहब जो है यह आर्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन रावण जो है इस आर्य संस्कृति के खिलाफ है, यानी कि यह अनार्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। अब इन्हीं दोनों के बीच के युद्धों को क्या किया गया है? तो रामायण के अंतर्गत विवरण बनाकर प्रस्तुत कर दिया गया है और यही विवरण भारत की संस्कृति को उजागर करने का प्रयास करती है। देखिए, अगर मैं बात करूं आर्य संस्कृति की तो आर्य संस्कृति रामायण काल में केवल और केवल उत्तर भारत में विकसित था, लेकिन जैसे ही राम क्या करते हैं, रावण पर अपना विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो यह आर्य संस्कृति उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी विकसित होता हुआ दिखता है। अब आइए समझते हैं हम लोग कि यह जो आपकी रामायण है यह किस तरीके से संस्कृति में अपनी भूमिका निभाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी संस्कृति किस प्रकार की है। तो हमारी संस्कृति जो है सबों को एक आदर स्वरूप देखने का प्रयास करती है। जैसे कि मैंने आपको वसुधैव कुटुंबकम के बारे में पढ़ाया था। वसुधैव कुटुंबकम हमें क्या बताती है कि संपूर्ण विश्व जो है हमारा एक परिवार है और हमारे एक परिवार की एक मर्यादा है जहां पर हम सभी को क्या करते हैं? आदर स्वरूप देखते हैं, प्यार स्वरूप देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से रामायण काल में भी माता पिता को देवता के तुल्य माना जाता था, यानी कि माता पिता को देवताओं का दर्जा दिया जाता था। इस आधार पर जो है हम कह सकते हैं रामायण जो है हमारी संस्कृति को उजागर करने का प्रयास करती है। इतना ही नहीं, पुत्र का कर्तव्य होता था अपने पिता के प्रति आदर, अपने माताओं के प्रति आदर, अपने बड़ों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना, अपने छोटों के प्रति प्यार का भाव रखना। और ये सभी के सभी जो हैं हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई बात है। जिस तरीके से आपने रामायण में देखा होगा कि राजा दशरथ के कहने पर दशरथ पुत्र राम ने क्या किया था? तो दशरथ पुत्र राम ने अपने पिता के सम्मान के लिए, अपने पिता के आदर के लिए, उनके वचनों को पालन करने के लिए 14 वर्षों तक वनवास काटा। कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक वनवास में रहा। और यह सभी के सभी जो है हमारी संस्कृति को उजागर करने का प्रयास करती है। रामायण की अगर मैं बात करूं तो रामायण में तत्काल समय की वेशभूषा और प्रकृति का भी चित्रण देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मैं बात करूं तो साहित्य की दृष्टि से भी रामायण जो है हमारी संस्कृति में काफी ज्यादा योगदान देने का प्रयास करती है। साहित्यिक दृष्टि से क्यों? तो देखिए, एक तरफ हम लोग राम की उदारता का वर्णन करते हैं रामायण के अंतर्गत, वहीं पर दूसरी तरफ बात करें तो उनके नैतिक आदर्श का भी हम लोग क्या करते हैं? तो नैतिक आदर्श का भी वर्णन करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यह नैतिक आदर्श और इसके बाद जो है उनकी उदारता किसको प्रस्तुत करती है? तो यह साहित्य को प्रस्तुत करती है। इसलिए साहित्यिक दृष्टिकोण से भी रामायण हमारी संस्कृति में काफी अहम भूमिका निभाती है। तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी है। उम्मीद करता हूं मैं आपको भारतीय संस्कृति में रामायण की भूमिका या महत्व को समझा पाया होऊंगा। अगर आपने समझ लिया है इस चीज को तो एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस प्रकार समझ सके या फिर कुछ त्रुटियां रह गई।
कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न जो कि आज के इस क्लास का क्या है, क्वेश्चंस आपका कहता है, यहां पर ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चंस है भाई साहब कि भारतीय संस्कृति के संदर्भ में विश्व बंधुत्व को समझाइए। अब ये विश्व बंधुत्व क्या है? विश्व का मतलब तो समझ गए संपूर्ण संसार, बंधुत्व का मतलब भाईचारा। बंधुत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण विश्व को हम लोग एक भाईचारे की दृष्टि से भारतीय संस्कृति के रूप में कैसे देखते हैं, हमें इसको समझना है। तो भारतीय संस्कृति जो है यह भारत के प्रत्येक व्यक्ति को ही भाईचारा का संदेश नहीं देती, किंतु यह समस्त विश्व को, या केवल और केवल भारत के लोगों को, हमारी जो संस्कृति है भारतीय संस्कृति, यह केवल भारत के लोगों को ही भाईचारे का संदेश नहीं देती है, यह संपूर्ण विश्व को क्या करती है? तो भाईचारे का संदेश देने का काम करती है। क्योंकि मैंने आपको वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बताया था, और वसुधैव कुटुंबकम जो है हमें संदेश देती है कि हमारा जो ये संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण विश्व जो है एक बंधु है, एक भाई है हमारा। जैसे कि इसके संदर्भ में आदर्श व्यक्तियों का कथन भी रहा था, हम इस कथन पर भी डिस्कस करेंगे। बात करते हैं, देखिए भारतीय संस्कृति में संपूर्ण विश्व को एक परिवार कहा गया है, इसलिए यहां यह विचार प्रकट हुआ, यह मेरा, यह तेरा, यह कौन करता है? तो यह भाई साहब छोटी बुद्धि वाले लोग जो हैं, यह हमेशा इसी भाव में जीते हैं कि यह वस्तु हमारा है, यह देश हमारा है, यह तुम्हारा देश है, यह वस्तु तुम्हारा है। ऐसा कौन करता है? तो केवल और केवल छोटी बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले लोग करते हैं, और यह हमारी संस्कृति जो है हमें संदेश देने का प्रयास करती है। लेकिन वहीं पर उदार चरित्र वाले व्यक्ति, सच्चे ज्ञानी व्यक्ति, जो अधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं, वह हमेशा से पूरे विश्व को क्या कहती है? तो अपना एक परिवार मानती है, अपना एक परिवार कहती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो एक विश्व बंधुत्व कहते हैं। इसके संदर्भ में विवेकानंद का एक कथन देखिए। विवेकानंद जब शिकागो में क्या किए? तो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिए थे। तो वहां पर प्रारंभ में उन्होंने क्या कहा था? वहां पर प्रारंभ में कहा था, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। और जब यह संबोधन युक्त शब्द उनके मुंह से निकला, तो निकलते ही जो है वहां पर जो भी लोग विद्यमान थे, इन शब्दों से या फिर पूरे विश्व के लोग जो है इन शब्दों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया कि संपूर्ण विश्व को जो है यह अपने प्यारे भाई और बहनों के रूप में संबोधित करने का प्रयास किए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति जो है यह पूरे विश्व को अपना एक बंधु मानती है, पूरे विश्व को अपना एक भाईचारे के रूप में देखने का प्रयास करती है। राजा राम मोहन राय भी पीछे नहीं रहे। राजा राम मोहन राय और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी विश्व मातृत्व की इस भावना का प्रचार प्रसार किया है। राजा राम मोहन राय और रविंद्रनाथ टैगोर ने संपूर्ण विश्व को अपने माता के रूप में उजागर करने का प्रयास किया है कि संपूर्ण विश्व, समस्त सृष्टि जो है हमारी माता स्वरूप है। और यह कौन बताता है? तो यह हमारी संस्कृति बताता है। वैदिक काल में भी विश्व बंधुत्व की धारणा जो है यह विद्यमान देखी गई थी, और वर्तमान समय में भी जो है भारत के द्वारा क्या किया जाता है? जब विदेशी नीतियों का संचालन होता है, तो इन विदेशी नीतियों के संचालन में विश्व बंधुत्व की भावना को देखने को मिलता है। जैसे आप अभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी को आप देखते होंगे, जब किसी भी मंच से वह भाषण देने का प्रयास करते हैं, चाहे वो देश का कोई भी कोना हो या फिर पूरे विश्व की बात कर ले, वह विश्व में जहां भी परिभ्रमण करते हैं, तो हमेशा उनका संबोधन करने का तरीका यही होता है कि वह समस्त विश्व को, वहां के नागरिकों को अपने भाई और बंधुओं के रूप में संबोधित करते हैं, जिससे उनकी भाईचाराएं जो है, उनका संबंध जो है अच्छा बनता है। इस प्रकार हमारी जो संस्कृति है यह विश्व बंधुत्व को उजागर करने का प्रयास करती है। आइए हम लोग उम्मीद करते हैं आपको यह समझा पाया होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि भारत की जो संस्कृति है इसके संदर्भ में विश्व बंधुत्व क्या है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चंस देखिएगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप इस क्लास की पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो पीडीएफ नोट्स आपको कहां पर मिलेगी? तो आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? www.topperguruji.com। आप जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आपको बीए का सेक्शन मिलेगा। उस बीए के सेक्शन में आपको ये सारी नोट्स मैं उपलब्ध करा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला नंबर प्रश्न आपका कहता है, भगवत गीता पर संक्षिप्त परिचय दे। देखिए भगवत गीता को समझेंगे। भगवत गीता किससे संबंधित है? तो आपने देखा होगा महाभारत सीरियल, देखा है? अगर आपने देखा है तो एक बार प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि जी सर मैंने देखा है। तो महाभारत से रिलेटेड है आपका भगवत गीता।
अब ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि देखिए, भगवत गीता या गीता की अगर मैं बात करूं तो यह भारतीय विचारधारा के इतिहास में हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। मूलतः अगर बात करूं गीता की, तो गीता जो है यह महाभारत के भीष्म पितामह जो थे उनके पर्वों का एक अंश माना जाता है। और इस भगवत गीता में महाभारत युद्ध के अवसर पर अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह देखने को मिलता है। भगवत गीता जो है जिसमें क्या मिलता है, तो आप कहोगे सर अर्जुन को जो है भगवान कृष्ण के द्वारा जो उपदेश दिया गया था, कहां उपदेश दिया गया था, तो समझिएगा मैं आपको सारी कहानी को डिटेल्स में बताता हूं। जब कुरुक्षेत्र में कौन कौन युद्ध करने के लिए पहुंचते हैं, तो पांडवों की सेना और किसकी सेना, तो कौरवों की सेना। जब पांडवों की सेना और कौरवों की सेना कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए पहुंचते हैं, तो पांडव का नेतृत्व कर रहे होते हैं कौन, पांडव का नेतृत्व कर रहे होते हैं अर्जुन। और अर्जुन जब युद्ध भूमि में जाते हैं तो उन्हें कौन दिखाई देता है, तो वहां एक और भीष्म पितामह दिखाई देते हैं जो कि उनके कौन थे, तातश्री थे। उसी सेना में उनके गुरु द्रोणाचार्य दिखते हैं और इसके साथ साथ ही जितने भी योद्धा दूसरी तरफ दिखाई देता है अर्जुन को, वो सभी के सभी उनके भाई होते हैं, उनके बंधु होते हैं। यह देखकर जो है अर्जुन की जो हृदय है यह करुणामयी हो जाता है, वह युद्ध करना चाहता ही नहीं है। तो इस संदर्भ में कौन, तो भाई साहब अर्जुन का सारथी होता है कृष्ण, और कृष्ण उपदेश देते हैं। कृष्ण जो है उन्हें इस मोह से निकालने का प्रयास करते हैं। इसी उपदेश को जो है क्या किया गया, भागवत गीता में वर्णित किया गया है। जब वह मोह में पड़ जाते हैं कौन, अर्जुन भाई साहब, तो उनकी जो गांडीव है, यानी कि गांडीव बोले तो धनुष, उनका धनुष उठ ही नहीं पाता, वो युद्ध करना चाहते ही नहीं है। इस ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, वो ऐसे मोह संकट में पड़ जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण, क्योंकि उन्होंने तो भाई साहब अब जिस मोड़ पर लाकर इस युद्ध को खड़ा कर दिया था, तो परिणाम तो कुछ ना कुछ आना सामने था ही। परिणाम अब क्या था, तो कहीं ना कहीं एक तरफ धर्म था और दूसरे तरफ अधर्म था। धर्म की ही जीत होनी थी, अधर्म कभी जीत सकता नहीं था। जब अधर्म कभी जीत सकता नहीं था, तो अधर्म को हराने के लिए भाई साहब अर्जुन का गांडीव उठना जरूरी था। परंतु वो ऐसी मोह संकट में पड़ गए थे कि वह अपना गांडीव उठाना ही नहीं चाह रहे थे। फिर कृष्ण भगवान को रहा नहीं जाता है और वह उपदेश देते हैं, और उपदेश के दौरान जो है यह भागवत गीता सामने आती है। उसी उपदेश को इस भागवत गीता में बताया गया है। इस उपदेश के दौरान भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। अर्थात भगवान कृष्ण अपने रथी अर्जुन से कहता है, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम कर्म करो, फल की चिंता ना करो। ठीक है, फल कौन देता है, तो फल आप कर्म करोगे तो आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। और इस दौरान क्या होती है, तब जाकर युद्ध प्रारंभ होता है। तो इस तरीके से जो युद्ध भूमि है, कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि को कहां पर वर्णित किया गया है, भगवत गीता में वर्णित किया गया है। जो कि किसका उपदेश था, तो भाई साहब आप कहोगे कृष्ण का उपदेश था। इस तरीके से हम लोग भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे, भगवत गीता का टिप्पणी करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब आइए आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आज के इस क्लास का आखिरी प्रश्न क्या है, तो क्वेश्चंस आपका कहता है यहां पर समझिएगा, महाजन पद पर संक्षिप्त टिप्पणी करे। क्या करे भाई साहब, महाजन पद पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है आपको। तो समझिए महाजन पद क्या है। देखिए अगर मैं बात करूं महाजन पद की, तो क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना तो ये कब से प्रारंभ हो गया था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना प्रारंभ हो गया था। ये 6ठी शताब्दी की प्रमुख विशेषताओं में से एक मानी जाती है। भारत की संस्कृति इतिहास का प्रारंभ तो अति प्राचीन काल से हो चुका था, लेकिन राजनीतिक इतिहास इन क्षेत्रीय राज्यों के उदय से ही प्रारंभ होता है। यानी कि ये जो क्षेत्रीय राज्य का उदय होना शुरू हुआ था 6ठी शताब्दी में, उस काल से ही राजनीतिक इतिहास का उदय माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है। इस काल तक लौह तकनीक के व्यापक प्रयोग ने लोगों के जीवन पर या फिर लोगों के भौतिक जीवन में जो है यह क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर रख दिया था। इससे जीवन यापन का अस्थायी प्रवृत्ति जो है यह सुदृढ़ होता हुआ दिखाई दिया। वैदिक काल में प्रमुख राजनीतिक इकाई जन थी, जन यानी कि लोग। ठीक है, जितने भी वैदिक काल में राजनीतिक इकाई हुआ करता था वो लोग हुआ करता था। जनों का कोई अस्थायी क्षेत्र नहीं था, यानी कि उन लोगों का जो है कोई अस्थायी क्षेत्र नहीं हुआ करता था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे, यानी कि टहलते फिरते थे, बस इधर उधर जाते थे। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते कृषि भी विकसित हो गया, उद्योग कार्य भी विकसित हो गए, व्यापार वाणिज्य आदि का विकास जो है यह क्या किया, तो प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया। और
छोटे छोटे जनों का स्थान अब जनपदों का या फिर क्षेत्रीय राज्यों का नाम ले लिया, रूप ले लिया। इस तरीके से क्षेत्रीय राज्य या जनपद का विभाजन होना शुरू हो गया। और जब यही क्षेत्रफल, यही जनपद क्या होता चला गया, तो क्षेत्रीय राज्य या जनपद का काफी ज्यादा विस्तार देखने को मिला। तो यही विस्तार भरा क्षेत्रीय राज्य या विस्तार भरा जनपद जो है, या किसके नाम से जाना गया, तो महाजनपद के नाम से जाना गया। तो उम्मीद करता हूं आपने महाजनपद के बारे में ये जो छोटी सी जानकारी थी आप समझ गए होंगे। क्या है, तो एक बार फिर से हम लोग इस पर नजर डालेंगे। देखिए, महाजनपद की अगर मैं बात करूं तो 6ठी शताब्दी पूर्व से ही क्या होना शुरू हो गया था, क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना शुरू हो गया था। इससे पूर्व जो है लोग क्या करते थे, तो भाई साहब लोग जो है या क्या करते थे, तो ना तो उस समय उद्योग कार्य विकसित थे, ना ही व्यापार वाणिज्य विकसित था। तो लोग जो है अपना कहीं भी कोई अस्थायी क्षेत्र निहित नहीं रखता था। वे हमेशा एक जगह से दूसरे जगह अपने संसाधनों की खोज में रहते थे, अपने जीवन यापन के लिए हमेशा एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। लेकिन 6ठी शताब्दी से पूर्व तक क्या हो गया, तो भाई साहब कृषि, उद्योग, व्यापार ये सब विकसित हो गए, जिससे क्या हुआ, तो प्राचीन जनजाति व्यवस्था जो थी यह जर्जर हो गई और जितने भी क्या कहते हैं लोग थे यह बंटना शुरू हो गया। छोटे छोटे जनों का जो है एक टुकड़ा बन गया, या जनपद के नाम से जाना गया, या छोटे छोटे राज्यों के रूप में, क्षेत्रीय राज्यों के रूप में जाना गया। लेकिन जब यही छोटा छोटा राज्य जब काफी ज्यादा विकसित होता चला गया, तो इसे ही अंतोगत्वा किस नाम से जाना गया, तो यह महाजनपद के नाम से जाना गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की ये क्लास काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये क्लास आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी हो तो बस मेरे लिए एक छोटा सा काम कीजिएगा, अपने इस भाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने एक प्यारा सा कमेंट से हमें जरूर मोहित करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि मैं खुश रहूं तो आपके लिए दिनानुदिन जो है ऐसे ही शानदार जानदार क्लासेस लाने का प्रयास करता रहूं। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।